चलिए रेड एंड फर्स्ट ये समझा चुका हूं मैं आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज रेट ऑफ biomass production through photosynthesis by producer next is net primary productivity or in short NPP. ठीक है, write down. Out of the GPP, some amount of organic matter, out of the GPP, some amount of organic matter is utilized by producers during respiration So GPP minus R, that is respiratory loss, is equal to NPP, that is GPP minus R, that is respiratory loss, is known as NPP or net primary productivity. Is known as net primary productivity. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एनपीपी के एक दो और डेफिनेशन है वो भी लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इज आर यू ऑडिबल? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, नेक्स्ट लिखिए. एनपीपी इज rate of formation of biomass in producer. Rate of formation of biomass in producer. नेक्स्ट, एनपीपी इज, अगला डेफिनेशन एनपीपी का. एनपीपी इज बायोमास available for consumption of heterotroph, in bracket write down, herbivore and decomposers. herbivore and decomposers. ठीक है,
थर्ड लिखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। GVP is rate of formation of biomass through photosynthesis in producer. A rate of formation of biomass through photosynthesis in producer. अरे जीपीपी बताया था मैंने, वो किसी ने पूछा था। नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, it is rate of formation of, it is a rate of formation of rate of formation of biomass in herbivore or secondary productivity is equal to NPP minus respiratory loss in respiratory loss in herbivore or it is biomass available or it is biomass available for the consumption of biomass available for the consumption of carnivore ठीक है। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखें तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसी एरिया का, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्लांट वहां पे प्रेजेंट है, कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, न्यूट्रिएंट कैसा है सॉइल में प्रेजेंट, ठीक है, प्लस जो प्लांट्स है उनका फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कैसा है। तो ये सारी चीज जो है वो डिसाइड करेगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस एरिया का कैसा होगा। डाउन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन type of plant present in that area, environmental factors, availability of nutrient, and photosynthetic capacity of plant। ठीक है, देख लिया, availability of nutrient and photosynthetic capacity of the plant। ठीक है ना। अगर हम बायोस्फीयर का देखें, पूरे बायोस्फीयर का, तो बायोस्फीयर का जो एनपीपी है, इट इज 170 बिलियन टन्स
पर एनम, ठीक है, इतना है 170 बिलियन टन। अगर इसको हम लोग बाइफरकेट करें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो अकाउंट करता है 155 बिलियन टन, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इट अकाउंट्स फॉर 55 बिलियन टन, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम कितना है? 55 बिलियन टन। ऑल्दो दिस एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑक्यूपाइज अप टू 70% ऑफ टोटल लैंड मास, मतलब पूरा जितना अर्थ में प्लेस है उसमें 70% में तो पानी है। इतना स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद भी सिर्फ 55 बिलियन टन ही ये प्रोड्यूस करता है। क्यों ऐसा है? तो बहुत सारे रीजन है। एक उसमें एक रीजन ये है कि वहां पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, प्लस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है। तो राइट डाउन net primary productivity of biosphere is 170 billion ton per annum, of which terrestrial ecosystem accounts for 115 billion ton. Terrestrial ecosystem account for 115 billion ton. An aquatic ecosystem account for 55 billion ton. 55 billion ton. Next point लिखिए। Although aquatic ecosystem occupies 70% of total land mass, although aquatic ecosystem occupies 70% of total land mass, but it accounts for only 55 billion tons. 55 billion tons, ठीक है, लिख लिया ना। अगर हम देखें तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जो सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सबसे प्रोडक्टिव है। और अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो अमंग एक्वेटिक इकोसिस्टम इट इज कोरल रीफ विच इज मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है। तो राइट डाउन among terrestrial ecosystem among terrestrial ecosystem tropical rainforest is most productive. Tropical rainforest is most productive. And among aquatic ecosystem and among aquatic ecosystem it is coral reefs. Among aquatic ecosystem it is coral reefs, REEFs.
REEFS, कोरल रीफ्स। ठीक है, लिख लिया। कोरल रीफ नहीं जानते हो? सिलेंट्रेट्स बनाते हैं, पॉलिप मेडुसा पढ़ा होगा, कोरल्स। अब मैं जूलॉजी, अब इससे पहले वाला क्या था मुझे नहीं पता, दी थी मैं जो क्या रिपीट करूं, मैं भूल जाता हूं पढ़ा के, मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज decomposition. नेक्स्ट हेडिंग इज decomposition. तो जो आया है उसको जाना है और उसको मिट्टी में मिल जाना है, एंड दैट मिट्टी में मिलना इज decomposition. तो क्या होता है, पत्ता गिरा, लकड़ी का टुकड़ा गिरा, प्लांट मरा, एनिमल मरा, एनिमल वेस्ट जैसे फीकल मैटर्स हो गया, सारा इकट्ठा हो गया, एंड दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस। ठीक है, अब डेट्राइटस जो है, जो मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ब्रेक करेगा ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं डेट्रीवोर्स। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्रेक करके CO2, वाटर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यही प्रोसेस जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अगर हम डिकम्पोजिशन को देखें तो वी हैव 5 डिफरेंट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन। क्या क्या 5 स्टेप है? पहला स्टेप है हमारा फ्रैगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है हमारा लीचिंग, तीसरा स्टेप है हमारा कैटाबोलिज्म, चौथा स्टेप है हमारा ह्यूमिफिकेशन, और जो पांचवा स्टेप है हमारा दैट इज मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन के, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ठीक है, दीज 3 स्टेप्स ऑपरेट्स simultaneously on detritus। ठीक है, और ये दोनों जो स्टेप है दैट इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, इट अकर्स इन सॉइल। अब ये है क्या समझ लो, फिर इसको कर लेंगे। देखो, मैंने कहा प्लांट मरा, एनिमल मरा, फीकल मैटर, फॉलन लीफ, ट्विग्स एक्सेट्रा, सारा मिलकर डेट्राइटस बनाया, उसका डिकम्पोजिशन होना है। सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन। तो होता क्या है कि डेट्रीवोर सच एज अर्थवर्म, डेट्रीवोर उसको कहते हैं जो डेट्राइटस पे फीड करे। तो डेट्रीवोर सच एज अर्थवर्म ब्रेक्स these complex organic substance into simple soluble form or breaks into small fragment, not simple soluble form, small fragment। ठीक है, and this step is known as fragmentation। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड आता लीचिंग। दो सॉल्ट विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा सॉल्ट जो वाटर में सॉल्युबल है, दैट अलोंग विद द वाटर goes to the soil origin, नीचे चला जाएगा, and there it will precipitate, उसका वहां प्रेसिपिटेशन हो जाएगा as unavailable salt, मतलब वो प्लांट को अवेलेबल नहीं है, दैट इज लीचिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा कैटाबोलिज्म।
कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, दे रिलीज एंजाइम इन एक्सटर्नल मीडियम which converts complex organic substance into simple soluble form. ठीक है, some amount of this is utilized by these plant as a food and rest will go to the soil pool. कुछ उसमें से ये यूटिलाइज कर लेंगे ऐसे खाना और बाकी चला जाएगा सॉइल पूल में. उसके आता है ह्यूमिफिकेशन. तो ह्यूमिफिकेशन है क्या? इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क amorphous substance known as humus which is highly resistant to microbial activity and it will undergo decomposition at very slow rate. तो ह्यूमस के एक्यूमुलेशन को ही ह्यूमिफिकेशन कहते हैं और इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ये बहुत स्लो है. और ये जो ह्यूमस होता है इट इज कोलाइडल इन नेचर, मतलब इसका सरफेस जो होता है वो चार्ज होता है और अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव एनायन से बाइंड कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन से बाइंड कर सकता है एंड दैट्स व्हाई दिस ह्यूमस सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन में क्या होगा? नाउ दिस ह्यूमस विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, एज अ रिजल्ट मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इन सॉइल एंड दैट इज रिफर्ड एज मिनरलाइजेशन. समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो इसको लिखते हैं, ठीक है, और फिर जिसको नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा. राइट डाउन. Decomposer breaks complex organic molecule. Decomposer breaks complex organic molecule into simple CO2, water, and inorganic nutrient. Simple CO2, water, and inorganic nutrient. This is known as decomposition. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Dead plant remains such as leaf. Next पॉइंट लिखिए. Dead plant remain such as leaf, bark, flower, and dead remains of animal, dead remains of animal, fecal matter, FECL, together constitute detritus, together constitute detritus. ठीक है, and this detritus is decomposed by detrivores. This detritus is decomposed by detrivores. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए.
Process of decomposition. Process of decomposition consists of following five steps. Following five steps, that is fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and mineralization. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. First three step of decomposition. First three steps of decomposition operates simultaneously on detritus. Operates simultaneously on detritus, whereas the last two step that is humidification and mineralization, takes place in soil. Takes place in soil. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Adult fragmentation. Adult fragmentation. Detritivores such as earthworm, breaks detritus into small fragment, small fragment, नेक्स्ट लिखिए लीचिंग. Those salts which are soluble in water, those salt which are soluble in water those salts which are soluble in water, along with the water they leach to soil origin, they leach to soil origin and gets precipitated
precipitated as unavailable salt. Gets precipitated as unavailable salt. Those salts which are soluble in water, that along with water, that along with water goes to soil origin, goes to soil origin and gets precipitated as unavailable and gets precipitated, precipitation gets precipitated as unavailable salt. ठीक है, unavailable salt. नेक्स्ट लिखिए कैटाबोलिज्म. नेक्स्ट इज कैटाबोलिज्म. Organisms such as bacteria, fungi releases enzyme in external medium. Organisms such as bacteria, fungi releases enzyme in external medium. ठीक है, which converts complex organic molecule into simple soluble form, complex organic molecule into simple soluble form, some of which is utilized by these organisms as food, and rest goes to soil pool. Rest goes to soil pool. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ह्यूमिफिकेशन. नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन. It is accumulation of humification. It is accumulation of dark amorphous substance. It is accumulation of dark amorphous substance which is highly resistant to microbial activity, which is highly resistant to microbial
activity, and undergoes decomposition and undergoes decomposition बाहर, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, दैट इज एक्सटर्नल मीडियम, and undergoes decomposition at very slow rate. At very slow rate. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, mineralization. Next is mineralization. Further degradation of humus, further degradation of humus results in release of release of mineral nutrient in soil, and this is known as mineralization. This is known as mineralization. This is known as mineralization. ठीक है ना, अगर हम प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को देखें तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज एसेंशियली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, देन जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, ठीक है, जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेचर ऑफ डेट्राइटस का मतलब क्या है? इफ डेट्राइटस इज रिच इन substance such as chitin, lignin, then the rate of decomposition will be slow. And if it is rich in nitrogen and water soluble sugars, then the rate of decomposition will be fast. ठीक है, समझ में आया पॉइंट? देन ये जो डिकम्पोजिशन है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ओके ना, अगर वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर जो है मेन रोल प्ले करता है थ्रू देयर इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रोब्स। अगर वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी फास्टर, एंड इफ low temperature is there or if there is absence of oxygen, that is anaerobiosis, then the process of decomposition will stop. ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो ही नहीं सकता है। Write down, process of decomposition is essentially oxygen requiring process, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, rate of decomposition depends upon nature of detritus, and climatic factor, climatic factor, ठीक है।
Head on. If detritus is rich in, if detritus is rich in chitin and lignin, chitin and lignin, rate of decomposition is slow. Chitin and lignin, rate of decomposition is slow. And if it is rich in, if it is rich in nitrogen and water soluble sugar, then rate of decomposition is fast. Then rate of decomposition is fast. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए climatic factor such as climatic factor such as climatic factor such as temperature and soil moisture, temperature and soil moisture affects rate of decomposition, affects rate of decomposition through their effect on soil microbes, ठीक है, through their effect on soil microbe. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए warm and moist condition, warm and moist condition promotes rate of decomposition, whereas low temperature and anaerobiasis inhibits low temperature and anaerobiasis inhibits rate of decomposition or inhibits decomposition rate क्या होगा inhibit decomposition which results in accumulation of organic matter, which results in accumulation of organic matter. ठीक है next heading is energy flow.
ठीक है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? हमें पता है कि नेचर में सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बारिंग डीप इनसाइड द ओशन वेयर थर्मल वेंट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम इकोसिस्टम में जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज व्हाट? दैट इज सन। जो सन का इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, उसमें लेस देन 50% इज पार photosynthetically active radiation, that is light in the region of 400 to 700 nanometer. ठीक है। आउट ऑफ दिस ओनली 2 to 10% जो पार है, लेस देन 50% या अप्रोक्सीमेटली 50% मान लीजिए, उसका सिर्फ 2 से 10%, मतलब टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 1 से 5% is utilized by green plant to carry out photosynthesis. And this much amount of energy is sufficient to sustain all the life forms present on planet Earth. Why? Because all other life forms are directly or indirectly dependent upon these green plants to meet their energy requirement. मैंने क्या कहा कि जो सन है हमारा, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम में, सिवाय समुद्र के बहुत अंदर जहां पे थर्मल वेंट्स होते हैं, गर्म पानी का स्रोत होता है जिससे एनर्जी मिलता है। बाकी जगह पे सब क्या है? सनी है। तो सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें लेस देन 50% जो है वो पार है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसमें से भी सिर्फ 2 to 10%, माने 50% का 2 to 10%, मतलब टोटल का 1 to 5% is utilized by these green plants to carry out photosynthesis. And this much amount of energy is sufficient to sustain all the life forms. Okay? As all the other life forms are directly or indirectly dependent upon these green plants to meet their energy requirement. ये पॉइंट समझ में आया सबको? तो सन से प्लांट में एनर्जी आया, प्लांट से अगले में गया, उससे अगले में गया, तो एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करता गया, एंड देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, and this is first law of thermodynamics. That means in nature first law of thermodynamics is operational. ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है सबको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेचर में, इकोसिस्टम में ऑपरेशनल है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यूनिडायरेक्शनल तरीके से, फॉर्म चेंज हो रहा है एनर्जी का, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना? हम कहते हैं कि ecosystem is also not exempted from the second law of thermodynamics. मतलब इकोसिस्टम में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी ऑपरेशनल है। कैसे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि सिस्टम का जो एंट्रोपी है, रेंडमनेस है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर एंट्रोपी बढ़ेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, डेल्टा जी का वैल्यू चेंज होगा ना। अगर सिस्टम जो है अनस्टेबल होगा तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा। अगर कोई उधर जा रहा है और आपको वापस यहां लाना है, तो आप उसको खींच के इधर लाओगे। तो खींच के जब लाओगे तो आपका कुछ तो एनर्जी लगेगा आपको यहां पे उस सिस्टम को रखना है। तो कहता है कि इकोसिस्टम इज आल्सो नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स in order to counteract universal tendency towards disorderliness, that is entropy, change in entropy. Constant input of energy is required, and that energy is provided by these organic molecules which are synthesized through photosynthesis. ये पॉइंट समझ में आया सेकंड वाला सबको? फिर से समझो, मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, फिर से समझ लो। मैंने कहा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑपरेशनल है नेचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरा कहता है कि जो इकोसिस्टम हमारा है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी एग्जाम्प्टेड नहीं है। क्यों नहीं एग्जाम्प्टेड है? कहता है कि इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द डिसऑर्डरलीनेस, जो एंट्रोपी बढ़ रहा है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब रेगुलर बेसिस पे एनर्जी मिलते रहना चाहिए। एंड फॉर दिस there is requirement of energy rich organic molecule.
which is synthesized through the photosynthesis. पॉइंट समझ में आया सबको? लिखिए, नहीं तो नहीं समझ आया फिर समझा दूंगा। मैडम, except, madam, except deep inside the ocean, except deep inside the ocean, deep inside the ocean, where thermal vents serves as source of energy, where thermal vents serves as source of energy in most of the ecosystem, in most of the ecosystem, or in almost all the ecosystem, or in almost all the ecosystem, it is sun which serves as source of energy. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Out of the total incident solar radiation, out of the total incident solar radiation, less than 50% is far. Sorry, is far. That is that is photosynthetically active radiation. That is photosynthetically active radiation. Out of this, only 2 to 10%, only 2 to 10%. In bracket, write down 1 to 5% of total. 1 to 5% of total is utilized by green plants to carry out photosynthesis, to carry out photosynthesis. This much energy is sufficient to sustain, this much energy is sufficient to sustain all other life forms, all other life forms as all other life forms are directly or indirectly dependent upon these plants to meet their energy requirement, to meet their energy requirement. So
So there is unidirectional flow of energy. So there is unidirectional flow of energy. Thus, first law of thermodynamics is operational. Thus, first law of thermodynamics is operational. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Ecosystem is also not exempted from. Ecosystem is also not exempted from. Not exempted from second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. That is energy rich organic molecule is synthesized. That is energy rich organic molecule is synthesized to counteract universal tendency to counteract universal tendency towards disorderliness. Towards disorderliness. लिख लिया सबने? Ecosystem is not exempted from second law of thermodynamics. ठीक है, energy rich organic molecules is synthesized to counteract universal tendency towards disorderliness. ये कहता है कि भैया नेचर में एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ता रहता है, तो एंट्रोपी बढ़ेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. उसको स्टेबल करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा. उसी एनर्जी देने के लिए आपको एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए. एंड दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, थैंक यू.